नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में अक्षांश एवं देशांतर को समझेंगे। साथ ही साथ ग्लोब के बारे में जितनी भी जानकारियां होंगी सबको विस्तार से पढ़ेंगे और जहां ज़रूरत होगी वहां ट्रिक का भी उपयोग करेंगे। हाँ, वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपको बोरिंग नहीं लगेगी क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है, तो उस टेस्ट को भी ज़रूर दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। अक्षांश पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है। मतलब पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींची गई है कि जिसका नाम अक्षांश रेखा हो, बल्कि यह एक इमेजिनेशन है, यानी एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, अर्थात जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव है, उनके बीचों बीच खींची गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, ये जो बीच की रेखा है अर्थात जो 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसके जो ऊपर है यानी उत्तरी ध्रुव पे और जो नीचे है यानी दक्षिणी ध्रुव पे जितनी भी लेटी लेटी रेखाएं खींची जाती हैं, ये सभी रेखाएं लेटीट्यूड होती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अक्षांश यानी लेटीट्यूड रेखा क्या होती है, जो कि ग्लोब पर लेटी हुई हैं, है ना। सभी लेटी हुई हैं, जैसे आपको देख रहे हैं कि आर्कटिक वृत्त भी लेटा है, कर्क रेखा भी है, मकर रेखा भी है, विषुवत रेखा भी है और अंटार्कटिक वृत्त रेखा भी लेटा हुआ है। तो ये सब लेटीट्यूड रेखा के अंतर्गत आती हैं, यानी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह बनता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया कि जो ग्लोब के मध्य में खींची जाती है वह भूमध्य रेखा है या कि विषुवत रेखा है। ठीक, उसके ऊपर भी रेखाएं खींची जाती हैं नॉर्थ साइड में, वह भी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और नीचे भी खींची जाती हैं जो रेखाएं, वह भी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो कुल कितनी होती हैं संख्या में, तो उत्तर में खींची जाती हैं 90। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। तो 90 90 180, और भूमध्य रेखा भी जो कि एक लेटीट्यूड रेखा है, तो अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा 181। तो अगर टोटल बात करें तो 181 होती हैं, लेकिन अगर भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो 180 होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि कहीं कहीं आपको 179 देखने को मिल जाता है। तो वह क्यों मिलता है, जब आपसे यह पूछा जाए कि कुल वृत्त की संख्या कितनी है। अक्षांश पे अगर कुल वृत्त की संख्या की बात की जाए तो वह 179 है। किस स्थिति में, जब उत्तरी ध्रुव की 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव का जो 90 डिग्री है उसको जब बिंदु मान के चला जाता है। मतलब जो दोनों साइड की 90 डिग्री है उनको जब बिंदु मान लिया जाता है, ना कि वृत्त मान के चलते हैं, तो 179 होती हैं। और जैसे ही उनको बिंदु ना मान के वृत्त मान लिया तो 179 में 2 और जुड़ गई तो 181 हो गई। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि वृत्त पर सबसे बड़ी अक्षांश जो रेखा होती है वह होती है भूमध्य रेखा, क्योंकि वृत्त के बीचों बीच खींची गई है, तो इस कारण से वह बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा होती है। इसकी कुल लंबाई 40 या 76 किलोमीटर होता है। तो आपको भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा की लंबाई को याद रखना है। और अगर बात करें कि 1 डिग्री अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है, तो 1 डिग्री अक्षांश के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री अर्थात विषुवत यानी भूमध्य रेखा से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अगर 1 डिग्री अक्षांश को देखें तो इन दोनों के बीच दूरी होती है 111.13 किलोमीटर, लेकिन आपको ज़्यादातर 111 ही देखने को मिलेगा। तो कैसे याद रखें, तो जैसे कि आप लोग लाइन को देख रहे हैं, जो कि लाइन अक्षांश रेखा के रूप में खींची हुई हैं, सभी उल्टा लेटा हुआ एक की तरह दिख रही हैं। तो लेटे हुए एक, तो एक को अगर सीधा कर लें तो 3 रेखाएं मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो 3 1 हो जाएंगी अर्थात 111। ठीक है, अब अक्षांश के बारे में 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप उनको भी जान लीजिए। एक अक्षांश में 60 मिनट होते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अक्षांश में कुल कितने मिनट होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 60 मिनट।
ठीक है। और दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है उस दूरी को बोलते हैं जोन। यानी अक्षांश जो दो खींचे जाते हैं उनके बीच जो दूरी बची होती है उसको क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अक्षांशों के बारे में जाना। अब जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा, वह कहाँ स्थित हैं, इसको हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। हम सबको यह तो पता है कि कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री में है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री में है और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री में और अंटार्कटिक रेखा भी 66.5 डिग्री में है। कन्फ्यूजन यह होती है कि कौन सा नॉर्थ में है और कौन सा साउथ में। तो हम लोग इसी को याद करेंगे। तो जैसे कि आपको एक चीज़ पता है कि भूमध्य रेखा जो कि भूमि के मध्य में है, जिसको 0 डिग्री भी बोलते हैं और साथ ही विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है वह विषुवत रेखा के ऊपर है। कैसे याद रखेंगे? कर्क में का के ऊपर एक रा की रकार लगी हुई है ना, जो ऊपर की ओर जाने का संकेत कर रही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कर्क में रा की रकार लगी है जो ऊपर की ओर जाने का संकेत कर रही है। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के ऊपर है। कहाँ पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और फिर बचता है मकर रेखा। तो मकर का सिंपल सा अर्थ होता है मछली। तो मछली कहाँ रहती है? जल के नीचे, यानी भूमि में नहीं रहेगी, भूमि के अंदर जो जल है उसके नीचे रहेगा। तो भूमि से भूमध्य रेखा और उसके नीचे मकर रेखा, अर्थात 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा स्थित है। अब दो बचते हैं, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। इन दोनों में भी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। तो आर्कटिक में भी का के ऊपर रा की रकार लगी हुई है और अंटार्कटिक में भी का के ऊपर रा की रकार लगी हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले रा की रकार आर्कटिक में लिखी हुई है, यानी एक अक्षर के बाद, और अंटार्कटिक में 2 अक्षर के बाद रा की रकार लगी हुई है। तो सबसे पहले कौन आएगा? आर्कटिक आएगा, क्योंकि सबसे पहले उसी में रा की रकार लगी हुई है और वह बोल रहा है कि मैं सबसे ऊपर आऊँगा। तो आर्कटिक वृत्त ऊपर हो गया और अंटार्कटिक वृत्त नीचे हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ पर कर्क रेखा, कहाँ पर मकर रेखा, कहाँ पर आर्कटिक और कहाँ पर अंटार्कटिक रेखा स्थित है। अब हम लोग मुख्य रूप से जो 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। तो अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर और विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यह 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया कि अक्षांश में यह सबसे बड़ी रेखा होती है और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 40,076 किलोमीटर। यानी जो अक्षांश में सबसे लंबी रेखा है वो कौन सी है? विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाया जाए तो तापमान घटता है। मतलब चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दोनों तरफ जाने पर तापमान घट जाता है। ठीक है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? तो सही जवाब क्या होगा कि तापमान घटता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ यह भी याद रखना है कि तापमान के साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति का वजन अन्य स्थान पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह भूमध्य रेखा पर जाएगा तो उसका वजन भी कम हो जाएगा। यानी कर्क रेखा या कि मकर रेखा पे अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। कैसे याद रखें कि कितने देशों से गुजरती है? तो भूमध्य में एक शब्द लिखा हुआ है भूमि, और भूमि यानी जमीन की बात हो रही है। तो जमीन में सबका लगा रहता है कि ये तेरा, ये मेरा, मतलब ज़मीन के लिए सब लड़ते रहते हैं, तेरा मेरा करते रहते हैं। तो 13 से 13 यानी 13 देश। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है दोस्तों? 13 देशों से। ठीक है, और अगर आपको देशों को याद करना है, चाहे वह भूमध्य रेखा हो, कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो, तो सभी को याद करने की ट्रिक मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। तो आप उन ट्रिक को भी देख सकते हैं। कौन कौन से देश हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरती है। और अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो कांगो, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया
और साओ टोमे से गुजरती है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया और मालदीव से गुजरती है। और एक स्थान है किरबाती, कभी कभी आपको ये फिरबाती भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यह प्रशांत महासागर का एक द्वीप है जो कि ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। तो यहाँ से भी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये सभी मिलकर कितने हो गए? 13। ठीक है, और आपने पहले ही याद कर लिया कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से, क्योंकि भूमि के लिए सभी बोलते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, सभी झगड़ा करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा स्थित कहाँ पे है? आपको पता है कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के ऊपर, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया है। ऊपर यानी 23.5 डिग्री उत्तर में। और अगर बात करें कि कर्क रेखा कितने देशों में स्थित है, तो यह 18 देशों में स्थित है। याद करने के लिए कर्क रेखा में एक शब्द लिखा हुआ है कार, और अगर आपको कार चलाना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस कितने साल में बनता है? जब आपकी उम्र 18 साल हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 देशों से। ठीक है, वह देश कौन कौन से हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक तो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, चाड और नाइजर। और एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, बांग्लादेश, यूएई, ताइवान, ओमान और सऊदी अरब और म्यांमार। ठीक है, तो कर्क रेखा में इतना ही था। अब बात कर लेते हैं मकर रेखा की। आपको पता है कि मकर का अर्थ होता है मछली, और मछली हमेशा कहाँ होती है? भूमि के नीचे, यानी जहाँ पानी वाला स्थान होता है। तो पानी में मछली नीचे घुसी होती है, तो मछली यानी मकर। तो मकर रेखा कहाँ पर है? विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा के नीचे है, अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिण में। और अगर बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा 10 देशों में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? तो मकर में एक शब्द छिपा हुआ है मक्कार। मक्कार की अगर बात करें तो मक्कार आदमी को सभी व्यक्ति दोष देते हैं, है ना? मक्कार आदमी को सभी व्यक्ति दोष देते हैं, तो दोष से 10। तो मक्कार से मकर रेखा। तो मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? 10 देशों से। वह देश कौन कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। अफ्रीका महाद्वीप के नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया, या तो आप ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप मान लीजिए या तो देश मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एकमात्र ऐसा महादेश है जो कि देश भी है और महाद्वीप भी है। ठीक है, तो इस तरह से 10 देश कंप्लीट हो गए। और अगर आपको यह याद करना है कि कौन सी रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो उसकी ट्रिक मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। आपको वह ट्रिक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ भी लिंक दे दूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन यह बनता है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप बताइए जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हों। कौन कौन सी रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। आपने यह क्वेश्चन कई बार सुना होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप बताइए जहाँ से 4 रेखाएं गुजरती हों। चौथी रेखा, मैं समय रेखा की बात कर रहा हूँ, जिसको आप टाइम जोन के नाम से जानते हैं। तो चौथी रेखा भी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ से 4 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और समय रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों का नाम बताइए। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कैसे याद रखेंगे? भूमध्य रेखा के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि कितने देशों से होकर गुजरती है, तो मैंने आपको बताया था एक देश का नाम, वह था कांगो, और दूसरा था कांगो गणराज्य, और उसी से नदी का नाम भी पड़ा है कांगो नदी। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। ठीक है, फिर है मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। तो लिम्पोपो में एक शब्द लिखा हुआ है पाप, और मकर को याद करने के लिए कर लेते हैं मक्कार। मक्कार यानी झूठे आदमी। तो झूठे आदमी कैसे होते हैं? पापी होते हैं, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, अब है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। तो अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में जो मतलब होता है वह स्कॉर्पियन से होता है। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, और जब अगर किसी भी व्यक्ति को बिच्छू काट ले तो हमेशा माँ ही
याद आती हैं, है ना। अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू काट ले तो दर्द होता है और हमेशा माही याद आती है, तो माही से हो गया माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? माही नदी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी जान लिया। और आपको पता ही है कि आर्कटिक वृत्त जो कि विषुवत रेखा के ऊपर होगा, अर्थात ऊपरी क्षेत्र पर यानी उत्तरी अक्षांश में, और कहाँ पर? 66.5 डिग्री पे। और अंटार्कटिक 66.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन यह होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप बोलेंगे 47, क्योंकि 23.5 डिग्री में है, तो 23 रेखाएं वह हो गई, और एक विषुवत रेखा हो गई, तो 23 दूना 46 और एक 47 रेखा। ठीक है, और अगर बात करें कि कितने डिग्री अक्षांश पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं, तो उसका सही जवाब होगा 19 डिग्री। चाहे उत्तर की बात करें या दक्षिण की बात करें, तो उत्तर और दक्षिण में एक बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं। यह बात हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली थी जब मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु मान लिया जाए तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 179। ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित की। अब हम लोग बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड कौन सी थी? जो लेटी होती हैं, और लेटी होने के अलावा जो बचती हैं वह सभी होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। मतलब ऊपर से नीचे जो खींची जाती हैं वो कैसी रेखा होती हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर 0 होती है। मतलब क्योंकि यह ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी 0 होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई हर जगह बराबर होती है, और वह लंबाई कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। जैसे कि वहाँ पर थी अक्षांश रेखाओं के बीच में, ठीक वैसे ही देशांतर रेखाओं के बीच में भी दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अगला पॉइंट है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पे। क्योंकि बीचों बीच स्थान पे खींची जाती है विषुवत रेखा, इसलिए 2 देशांतर के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी यहीं पर होती है। पृथ्वी को 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है, और अक्षांश रेखाएं कितनी थी? 181, लेकिन देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। अगला है, ध्रुवों की तरफ जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, क्योंकि ध्रुवों पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को काटती हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिस कारण से इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि ध्रुवों पर सभी देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, जिस कारण से ध्रुव पृथ्वी का समय विहीन क्षेत्र है। अर्थात जो ध्रुव है वहाँ पर समय की गणना नहीं की जाती, वह टाइमलेस स्थान है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। जिस प्रकार से 2 अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते थे, ठीक उसी प्रकार से 2 देशांतर के मध्य की दूरी को गोर कहते हैं। ठीक है, उधर जोन था और इधर गोर है। ठीक है, गोर और जोन के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। आप एक बात और जान लीजिए कि ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, यानी 181 अक्षांश रेखाएं और 360 देशांतर रेखाएं, जो इनका पूरा जाल बनता है उस जाल को ग्रिड कहते हैं। ठीक है, यह भी पूछा जाता है। 0 देशांतर के ठीक विपरीत 180 देशांतर होता है, यानी जब आप 0 देशांतर को देखेंगे और जो उसके जस्ट पीछे होगा उसको बोलते हैं 180 देशांतर। चाहे आप पूरब से जाएं 180 और चाहे पश्चिम से जाएं 180, आप उसी स्थान पर पहुंचेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि पृथ्वी गोल है, तो हम लोग कहीं से भी चलें उसी स्थान पर आकर पहुंच जाएंगे। तो ठीक वही बात हो रही है कि 0 डिग्री के पीछे 180 होती है, तो चाहे हम लोग पूरब से चलें या पश्चिम से चलें, ठीक 180 में ही पहुंचेंगे। ठीक है, और इस 0 देशांतर की जो ठीक पीछे 180 देशांतर स्थित है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? वह है 180 डिग्री देशांतर।
एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और जब हम लोग अक्षांश रेखा की बात कर रहे थे तो 1 डिग्री अक्षांश में कुल कितना समय होता था? 60 मिनट। और यहाँ पर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और अगर ग्रीनविच रेखा की बात करें, जिसको हम लोग समय रेखा बोलते हैं, वह है 0 देशांतर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज या कि एवेंजर की लास्ट मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास समय को नियंत्रित करने का एक उपकरण रहता है और उससे कैसे लाइट निकलती है? ग्रीन कलर की। ठीक है, मतलब समय को नियंत्रित करता है उस उपकरण से और उससे ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। तो ग्रीन से ग्रीनविच और समय से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समय कहाँ से लिया जाता है? लंदन के ग्रीनविच समय से। और साथ ही आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग समय को देख लेते हैं कि लंदन के ग्रीनविच के हिसाब से दूसरे देशों में समय कैसे निकलता है। हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। और आपको यह एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि मैंने पहले बताया था कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, तो 82.5 में अगर हम लोग 4 का गुणा करें तो निकल के आएगा 330 मिनट, यानी 5.5 घंटे। 82.5 इंटू 4 बराबर 330 मिनट और 330 मिनट बराबर 5.5 घंटे। और जो भारत का मानक समय है वह ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे है। तो आप ऐसे किसी भी स्थान का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वह कहाँ पर स्थित है, पूर्वी देशांतर में है कि पश्चिमी देशांतर में। क्योंकि अगर पूर्वी देशांतर में स्थित है तो आपको प्लस करना पड़ेगा और अगर पश्चिमी देशांतर में स्थित है तो माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है, लेकिन यहीं कहीं भारत अगर पश्चिमी देशांतर में स्थित होता तो 5.5 घंटे पीछे होता। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच शहर से। ठीक है, तो इस तरह से आप समय भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देशांतर रेखाओं के बारे में भी जाना। अब हम लोग थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जिसकी गणना 0 देशांतर के हिसाब से लंदन के ग्रीनविच शहर से की जाती है। और अगर बात करें कि पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है तो पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। सर्वाधिक टाइम जोन रूस के पास हैं जिनकी संख्या 11 है और इसके बाद अमेरिका के पास 9 टाइम जोन हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो यह 180 देशांतर रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की गणना 180 देशांतर रेखा से करते हैं। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी जगह से मोड़ा गया है तो दूसरे देशों की तिथि और समय को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अपने नियत दिशा से 4 बार मोड़ा गया है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू मध्य है। यह कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है, तो इसका सही जवाब होगा बेरिंग जलडमरू मध्य। तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट दे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जोन। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन बोलते हैं। और अगर बात करें देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को तो उसको गोर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 181 अगर भूमध्य रेखा को भी जोड़कर चलें तो। और अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर बिंदु मान लिया जाए तो पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रिड।
देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच के जाल को ग्रिड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 180 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, धरती पर समय विहीन स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्रुव। धरती पर समय विहीन स्थान ध्रुव है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 देश। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। और अगर बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एकमात्र महाद्वीप का नाम बताइए जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा देश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। या फिर चौथी रेखा भी, जो कि समय रेखा है, वह भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 1 डिग्री अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 111.13 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 40,076 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है और यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को उसके नियत दिशा से कुल कितनी बार मोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा कहाँ पर स्थित हैं, यानी कौन सा साउथ में है, कौन सा नॉर्थ में है, और साथ ही उनका डिग्री भी बताना है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए